हमास की एक और खास चीज थी, उन्होंने रॉकेट्स फायर किए थे और रॉकेट्स बनाने के लिए उन्होंने पाइप्स का यूज किया था। और ये पाइप जो थे ये चाइनीज मेड पाइप्स थे। और ये पाइप कहाँ से आए थे? ये पाइप्स जो आए थे ये यूएन के एड प्रोग्राम के तहत पानी देने के लिए पैलेस्टाइन एरिया को, जो कि गाजा की एरिया है, उसमें पानी की सप्लाई के लिए ये पाइप्स जो थे वो यूएन एड में आए थे। उन पाइप्स को निकाल निकाल कर उन्होंने रॉकेट बनाए और वो रॉकेट जो लेकर इसराइल पे फायर किए। तो आप ये मान के चलिए कि जो पैसा जाता है गाजा में वो इसराइल के खिलाफ यूज होगा ही होगा। हमास के फुटप्रिंट्स आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान तक ट्रैवल करते हैं। हमास के जो बंदे थे वो पाकिस्तान की एसएजी के अंडर में ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। फोटोग्राफिक एविडेंस जो है वो उसका मौजूद है। तो पाकिस्तान के हाथ भी जो है वो खून में रंगे हुए हैं। दोस्तों, द कर्नल स्पीक्स के दूसरे एपिसोड में आज हमारे साथ फिर कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं और आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है मिडिल ईस्ट, जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं कई बार। इज़राइल, ईरान और द लार्जर पिक्चर ऑफ मिडिल ईस्ट, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले की खबर है कि इज़राइल हैज़ प्रिपेयर्ड टू स्ट्राइक बेसिस इन ईरान। CBS न्यूज़ एक चैनल है अमेरिका का, वहाँ के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इज़राइल ने और अमेरिका ने एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग मिडिल ईस्ट में ले ली है। इस पर मयंक चौबे जी क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार रखेंगे और हम इस पे एक ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे सिचुएशन का, और इंडिया का क्या कुछ, भारत का क्या कुछ इसमें स्टेक पे है। कर्नल अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं प्रतीश जी? बढ़िया, एज गुड एज एवर। जी। मैं चालू करूँगा न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी, जो भी वो सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपका ध्यान एक 2015 की डील पर लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको याद होगा 2015 में विश्व के पावर्स ने एक डील की थी ईरान के साथ, जिसको इसराइल ने अपोज किया था। उस डील का ये कहना था कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिसके बाद में न्यूक्लियर पावर्ड वेपन बन सकता है, जिसके वजह से वो 3.7% पे कैप हो जाएगी। कैप हो जाएगी। ईरान 3.7% से ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिच नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। आज की जो खबर निकल के आ रही है, IAEA जो बॉडी है, वॉचडॉग है, उसका ये कहना है कि 60% एनरिच कर दिया है उन लोगों ने। इसके क्या मायने हैं, ये किस ग्रेड का वेपन बना के दे सकता है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उस रीजन में, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो जैसा आपने यूरेनियम इनरिचमेंट की बात की है, तो 60% आपने बताया कि आपके पास में खबर आई है। मेरे सूत्र मुझे ये बताते हैं कि उनके पास में 408 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% पर परिष्कृत है। यानी 60% प्योरिटी पर वो इस समय लाके खड़ा कर दिया है। 90% पे वो यूरेनियम जो है वो वेपन ग्रेड बन जाता है। 60% पे वो कितना घातक? 60% पे अगर वो किसी केसिंग के अंदर है और अगर आप उसको केसिंग को खोल देते हैं तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने सुना होगा नाम डर्टी बॉम्ब का, तो डर्टी बॉम्ब जो है वो बनने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये खतरनाक, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है अगर वो वातावरण में फैलेगा तो विकिरण फैलाएगा, रेडिएशन फैलाएगा, तो वो डेंजरस हो जाएगा ह्यूमन काइंड के लिए। तो ये उस स्टेज तक तो हो चुका है। बॉम्ब बनाने की स्टेज जो है वो 90% पे आती है, जो कहते हैं कि 1 या 2 हफ्ते में आ सकती है। देखिए, एक सूत्र ने बोला है 408 किलो का, और एक सूत्र ये भी कह रहा है कि उसके पास में 7450 किलो है। तो दोनों में कितनी सच्चाई है ये किसी को मालूम नहीं है। ये केवल उन्हीं लोगों को मालूम है जो उस पर काम कर रहे हैं, या जो कि इंटरनेशनल वॉचडॉग IAEA जिसका आपने नाम लिया था वो है। तो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है अमेरिका की दृष्टि से। अमेरिका ने बहुत डील एक बनाने की कोशिश की है पिछले दिनों कि बैकएंड से कोई टॉक निकल जाए। ईरान को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे एक इंटरव्यू में, उनका ये कहना था कि कुछ तो बदल गया है। मतलब ईरान डील करना चाह रहा था बट समथिंग हैज़ चेंज्ड। तो वो समथिंग क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अमेरिका जो है वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए। ईरान जो है वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। बट वो कह एज रहे थे कि वो टेबल पे तो बैठे हैं, बात कर हाँ, रहे हैं। पर एक उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि जो ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं
उसमें IAEA के वॉचडॉग्स यानी कि उनके ऑब्जर्वर्स जो थे उनको एक्सेस था। उनके एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया ईरान के द्वारा, ऐसा IAEA ने बोला। नंबर 2, उस फैसिलिटी पर नज़र रखने के लिए कैमरेज लगाए गए थे, जिसको कि ईरान ने रिमूव कर दिया। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो ऐसा कुछ करना चाह रहा था जो कि IAEA की निगाह में ना आए। प्रोबेबली दैट वाज द चेंज जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और उनका पूरा रुख जो है वहाँ से वो बदल गया। बदला हुआ रुख क्या लेकर आया, आपने नोट किया होगा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी एम्बेसीज को प्रून डाउन करना शुरू किया। नॉन एसेंशियल स्टाफ को वहाँ से जाने का आदेश दिया। कुवैत, बहरीन, UAE, इन सब एम्बेसियों को बोला कि आप अपना नॉन एसेंशियल स्टाफ को यहाँ से खाली कर दें। मिलिट्री पोस्चरिंग जो है वहाँ पर स्टार्ट की गई। खबर में ये भी आया था कि एक विमान उड़ता है सऊदी अरेबिया से और उड़ते ही अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देता है, और फिर वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। सो किसी तरीके से जो USA है वो ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि वो अंडर प्रेशर आके नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए और हमारी बात मान ले। बट इसमें एक फंडामेंटल लॉजिक अगर मैं बात करूं उस चीज़ की, ईरान क्या एक्सपेक्ट करता है यूएस से? क्योंकि यूएस तो कभी उसको अलाउ नहीं करेगा एक न्यूक्लियर वेपन, एक न्यूक्लियर पावर्ड देश बनने के लिए। तो ईरान कौन सी अपनी बात है जो वो मनवाना चाहता है यूएस से? देखिए, ईरान का स्टैंड रहा है कि हम एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करेंगे पीसफुल मीन्स के लिए। बट वो तो 3.7% पे हो हो जाता जाता है, लेकिन ईरान जो है वो एक तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1979 तक इजराइल और ईरान, हाँ, इनके संबंध जो थे बहुत मधुर थे। शाह रेज़ा पहलवी का रूल था ईरान में, और उस समय ईरान जो था वो इजराइल के साथ में नॉट ओनली इकोनॉमिक बट मिलिटरीली एंड ऑन एटॉमिक एनर्जी भी उनके साथ में संबंध जो थे वो बन रहे थे। ईरान जो है वो एटॉमिक एनर्जी, एटम्स फॉर पीस के नाम से उनका एक मुहिम चल रही थी। वो टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को दे रहा था, पर समय बदला, अयातुल्लाह खुमैनी का शासन आया, ईरान रेडिकलाइज होता है, और चीज़ आजकल यहाँ पर आके खड़ी है कि ईरान इस समय आंखें दिखा रहा है। मैं उसमें अपने दर्शकों को एक छोटी सी कहानी भी ये बताता हूँ। जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले शाह का रूल था ईरान में, तो उसमें एक पाइपलाइन निकलती थी ईरान टू इज़राइल टू यूरोप, और वो जी क्रूड ऑयल देती थी। जी, तो इस लेवल पे उनके रिश्ते मधुर मधुर थे। थे। बट जब से खमैनी का रूल आया और रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से आपने नोट किया होगा कि वो तो ना इज़राइल शब्द का उपयोग करते हैं, उसको कैंसरस ट्यूमर बता के वो लोग यूज़ करते हैं। तो एक तो उनकी प्रोजेक्शन अपने दुनिया में है हम्म, कि ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा बनना है। बिल्कुल। बट फिर जो ऑलरेडी मसीहा हैं वो उससे नाराज़ हैं। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुस्लिम देशों के आपस में कि भाई कौन टॉप डॉग बन के रहेगा, इसमें 3 प्लेयर्स हैं, सऊदी, टर्की, ईरान। इस तीनों को आप अगर एक सेग्रीगेट करके इनका व्यू पॉइंट दिखाएं तो आप क्या समझेंगे? मैं आपकी बात को वहाँ से पकड़ूंगा जहाँ पर आपने नाम लिया था कि इज़राइल को क्या नाम दिया गया। तो अयातुल्लाह खुमैनी ने शासन में आने के बाद में इज़राइल को नाम दिया था लिटिल सेटन का, हम्म, और उसका बिगर सेटन जो था वो USA था। यूएस था। तो अयातुल्लाह खुमैनी ने आते ही दुश्मनी का बिगुल जो था वो फूंक दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने आके एक जेरूसलम डे, जिसको कोई कुद्स डे के नाम से होता है, वो मनाना शुरू कर दिया था ईरान में। उन्होंने खुलेआम उन पावर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था जो कि होस्टाइल थी इजराइल की तरफ। तो अयातुल्लाह खुमैनी ने आते ही क्लियर कर दिया था कि हमारी जो है लॉयल्टीज़ किस तरफ है और हम इजराइल के साथ में क्या रुख अपनाएंगे। अब हेजुमनी की बात आती है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक उम्मा में ये फैक्शनलाइज हो जाती है, क्योंकि ये पावर स्ट्रगल हमको देखने को मिलती है इन कंट्रीज़ में। जैसे आपने नाम लिया सऊदी का, अब सऊदी प्राइमरीली एक सुन्नी प्रधान देश है, तो सुन्नी उम्मा में सऊदी चाहता है कि उसके थ्रू मैं पूरी मुस्लिम उम्मा का एक मसीहा बन के उभरूँ। सऊदी को ये फ़ायदा है कि उसके पास में 2 प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ
पिलग्रिमेज मौजूद है, मक्का और मदीना, उसको वो होल्ड करता है। तो एक उसके पास में ये प्लस पॉइंट हो जाता है। ईरान ने अपनी बेट्स हेज की थी पावर को शो करके। ईरान जो है वो बड़े ही खुलेआम उन ऐसी शक्तियों को सपोर्ट करता है जिनको कि दुनिया जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, खास तौर से यूएसए। और उन शक्तियों में आती हैं आपके हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, पैलेस्टीनियन इस्लामिक काउंसिल, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, सुन्नी मिलिशिया जो कि शिया मिलिशिया जो काम करती हैं आपकी सीरिया में, शिया मिलिशिया जो काम करती है इराक में, मिलिशिया जो काम करती है अफगानिस्तान में। सो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मिडल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया में ईरान के कहीं ना कहीं आपको फुटप्रिंट्स ज़रूर मिलेंगे। अब बात आती है तीसरी पावर तुर्की की। तुर्की की अपने हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं। तुर्की के पास एक हिस्ट्री है ऑटोमन एम्पायर की, तो वो अपने आप को एर्तुगरुल वाले फिनोमेना पर लेके जाना चाहते हैं रिजब तैयब अर्दोगान, और वो चाहते हैं कि मैं इस रास्ते से आऊं और मैं मुस्लिम उम्मा का खलीफा बन के उभरूं। पाकिस्तान को उनका सपोर्ट भी इसी वजह से है कि पाकिस्तान सो कॉल्ड एटॉमिक पावर हुआ करता था, आई यूज द वर्ड था, और इसलिए तुर्की उसको सपोर्ट करना चाहता है कि हम अगर हाथ मिला लेते तो वील बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेस ऑफ पावर इन द इस्लामिक उम्मा। सो दिस इज बेसिकली हाउ द एक पावर फुटनोट है मेरे जी। लिए इसके पास। आपने कहा सऊदी के पास एक हेज है बेट करने की, जी। टर्की के पास है, उनकी अपनी अस्तित्व आइडेंटिटीज क्लियर है। जी। एक और नेशन है जो इन सबका मिक्स है, वो हर दिन मंडे से लेके सैटरडे तक एक एक देश पकड़ता है और उस देश का हो जाता है। वो हमारे वेस्टर्न नेबर्स हैं। तो खैर उनकी तो बात कभी ख़त्म हो नहीं सकती है हमारे यहाँ, ऐसे हरकतें ऐसी हो गई हैं उनकी। खैर कर्नल अंकल, एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसका आपने मेंशन भी किया, ईरान ने बनाया है प्रॉक्सीज के थ्रू। वो अपनी जंग जहाँ भी उसको जारी रखनी होती है इसराइल के ख़िलाफ़ या फिर अमेरिकन वॉरशिप्स के ख़िलाफ़ भी, वो अपने ट्रिपल एच, हुतीज़, हिजबुल्लाह और हमास हमास। इनके थ्रू जारी रखता है। जो अक्टूबर 7 अटैक्स हुए थे 2023 में, डेडली अटैक्स जो इसराइल ने झेले थे, उसके बाद इसराइल का रिस्पॉन्स आया जो अभी तक जारी है। आप इसको कहाँ एंड होते हुए देखते हैं? क्योंकि प्रॉक्सीज तो वो भेजना बंद नहीं करेगा जी। प्रॉक्सीज आर वर्थ अ टाइम, जैसे पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट आर वर्थ अ टाइम, जी। हमास ईरान के लिए प्रॉक्सीज आर वर्थ अ टाइम। उसको पैसे देने हैं, उसके लिए लोग तैयार हो जाएंगे बिल्कुल लड़ने के लिए। और अगर आज इसराइल बहुत मार के बहुत ख़त्म भी गए थे बहुत लोगों को, कल फिर एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा। तो वेयर डज दिस एंड? ये कोई आर्मागेडन है जो फाइनल स्टेज पे वेट कर रहा है, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? क्या लगता है? जो मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए, इजराइल विल नॉट टेक अ स्टेप बैक। इजराइल हिस्टोरिकली अगर एक इजरायली ख़त्म होगा तो वो 10 का बदला लेता है उससे। ये इजराइल की हमेशा पॉलिसी रही है, टूथ फॉर अ टूथ एंड आई फॉर एन आई। तो इजराइल जो है उस पर किए हुए अटैक, जैसे आपने जिक्र किया था 7 अक्टूबर 2023 का अटैक, जिसमें उन्होंने करीब करीब 1,500 इजरायली जो थे मार दिए थे और 250 इजरायलीज को वो कैप्चर करके हॉस्टेज लेकर लेके साथ में चले गए थे। ये अटैक जो था ये इस्माइल हानिये की देखरेख में हमास ने कराया था, और अटैक भी ऐसा था कि अटैक करने के बाद में जब वो रिट्रीट करके वापस गए हैं और इजराइल ने मोर्चा खोला है, सो हमास टुक रेफ्यूज अंडर द सिविलियंस। उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना रखे थे और जो कि हॉस्पिटल के नीचे, स्कूल्स के नीचे ट्रैवल करते थे, जिससे अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो सिविलियन कैजुअलिटी होगी। दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि इजराइल ने सिविलियंस को मारा है, बच्चों को मारा है, हॉस्पिटल पर अटैक किया है। जबकि आपको ध्यान होगा जब ब्लास्ट होता है उनके एम्यूनिशन डंप का, तो वो पूरे की पूरे फैसिलिटी को लेके हवा में उड़ता। उससे पता लगा था कि इसके नीचे तो उन्होंने एम्यूनिशन स्टोर करके रखा था। हमास की एक और ख़ास चीज़ थी, उन्होंने रॉकेट्स फायर किए थे, और रॉकेट्स बनाने के लिए उन्होंने पाइप्स का यूज़ किया था। और ये पाइप जो थे ये चाइनीज़ मेड पाइप्स थे। और ये पाइप कहाँ से आए थे? ये पाइप्स जो आए थे ये यूएन के एड प्रोग्राम के तहत पानी देने के लिए
पैलेस्टाइन एरिया को, जो कि गाजा की एरिया है, उसमें पानी की सप्लाई के लिए ये पाइप्स जो थे वो यूएन एड में आए थे। उन पाइप्स को निकाल निकाल कर इन्होंने रॉकेट बनाए और वो रॉकेट जो लेकर इसराइल पे फायर किए। तो आप ये मान के चलिए कि जो पैसा जाता है गाजा में, वो इसराइल के खिलाफ यूज होगा ही होगा। हमास के फुटप्रिंट्स आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान तक ट्रैवल करते हैं। हमास के जो बंदे थे वो पाकिस्तान की एसएजी के अंडर में, एसएसजी के अंडर में ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। फोटोग्राफिक एविडेंस जो है वो उसका मौजूद है। तो पाकिस्तान के हाथ भी जो है वो खून में रंगे हुए हैं। जहाँ जहाँ टेररिज्म आपको मिलेगा वहाँ पर आपको पाकिस्तान ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान तो मतलब केवल अपने जनरल्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम करता है, बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने पिछले एपिसोड में मेंशन भी किया था, पैलेस्टीनियंस को भी उन्होंने मरवाया है। मरवाया है और मरवाया नहीं, मारा है। मारा है। मारा In है। fact, हाँ, उनके जनरल खुद नहीं कौन थे वो जनरल ज़ियाउल हक ने। जियाउल हक ने हाँ, गोलियां चलवाई थी, जैसा बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया था बिल्कुल। पिछले एपिसोड में। खैर, बहुत लोग ये कहते हैं कि 70 और 60 के दशक में ईरान एक बहुत होलिस्टिक, अच्छा, हारमोनियस नेशन था। मतलब बीच पे गाने बजते थे, बिल्कुल। जो जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, हम्म। ईरान वो सब उसके फुटप्रिंट पे आगे बढ़ रहा था उस डायरेक्शन में। बट रेवोल्यूशन आया और मानो एक दिन में काया पलट हो गया। तो मेरा ये लॉजिकल सवाल, मतलब मेरे को ये थॉट आता है कि लोग तो नहीं बदले होंगे। मतलब 1959 में जो लोग थे, 1961 में वही लोग होंगे। तो जो लोग कल तक खुशियां मना रहे थे वो आज एक ऑपरेसिव रिजीम के अंदर हैं। तो बहुत कयास ये लगाए जाते हैं, क्या एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करके ईरान में एक शांत पपेट लीडर बैठा दिया जाए? यूएस क्या उस डायरेक्शन में सोच सकता है, और अगर सोच सकता है तो क्या वो अचीव करने की स्थिति में है अभी? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि रेजिम चेंज करके एक पपेट लीडर बैठा दिया जाए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि ईरान एक सिविलाइजेशनल नेशन है। द फेमस पर्शियन सिविलाइजेशन जो है वो ईरान की थी। बट क्या ईरान उस लेगेसी को आज भी कैरी फॉरवर्ड करता है? एंड द आंसर इज यस। करता है। यस। मेरा ईरान के डिप्लोमेट से वास्ता पड़ा है और उन्होंने जो सुवेनियर्स एक्सचेंज किए हैं, दे बिलोंग टू दी पर्शियन रिलिक्स। पर्शियन है। सो अभी भी ईरान के अंदर वो पर्शियन आइडेंटिटी जो है वो गई नहीं है। आप आज भी अगर बोले गल्फ कंट्रीज, सो ईरानियन आपको चेक करके बोलेगा इट इज गल्फ ऑफ पर्शिया, इट इज द पर्शियन गल्फ, it is not only Gulf. So that is the affiliation which Iran has with its own legacy. बात आती है अयातुल्लाह खुमैनी के टेक ओवर की। तो वो टेक ओवर करने के बाद में उन्होंने बड़े प्यार से तो कन्वर्ट नहीं किया लोगों को। जो रेडिकलाइजेशन था दैट वाज अंडर द पावर ऑफ द सॉर्ड। दोज हु डिडंट कन्वर्ट दे वर ऑप्रेस्ड एंड दे वर मेड टू कन्वर्ट। उस समय की बात है और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि तेहरान यूज्ड टू बी एड्रेस्ड एज द पेरिस ऑफ ईस्ट। It was a fashion hub in Asia and a fashion hub to be reckoned with. ये स्टेटस था तेहरान का बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1979। उसके बाद में ये चेंज हुआ। अभी आपने ऑफ लेट नोट किया होगा कि women have started revolting. Taking the streets. Yes, they have started throwing off the hijab in front of the moral policemen. We will not wear it. They chopped off their hair in front of them. They burned the hijab. So what is happening is now this thing is gaining traction that we are a civilization nation. We will move back to the Persian civilization. And this thing is growing day by day. पर अभी तक मुझे ये लगता है कि वो क्रिटिकल मास अचीव नहीं हुआ है जो कि इसको सपोर्ट करने वाला लीडर वहाँ पर बैठ सके। तो रेजिम चेंज अगर हम सोच रहे हैं कि यूएसए इफेक्ट करना चाहेगा और एक पपेट लीडर बिठाएगा, तो वो पपेट लीडर अंडर द यूएस गाइडेंस तो काम कर पाएगा, बट ही विल नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पब्लिक इवन इफ ही बिलोंग्स टू दैट एरा ऑफ द Much like Afghanistan. right? मच लाइक अफगानिस्तान। यस, लीडर तो बैठ जाएगा लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको पूरा। ये एक पॉइंट है। इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एनिमोसिटी है। इंडिया और इजराइल रिलेशंस भी बहुत बेहतर हैं पिछले सालों के मुकाबले। तो इंडिया अपने आप को कहाँ पोस्चर करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में आपके हिसाब से? देखिए, इंडिया जो है वो हमेशा ईरान का एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है।
एलाई रहा है। हमारे इंटरेस्ट ऐसे हैं कि हमने डिस्पाइट बीइंग सैंक्शनड ईरान से हमने क्रूड ऑयल लिया है, लिया। एनर्जी हमने ली है। अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला बट वी डिडंट बज। सो वी हैव नॉट लेफ्ट द हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद ईरान एंड ईरान वैल्यूज आर फ्रेंडशिप। बट इफ यू सी ड्यूरिंग द रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर, उनके कुछ उनके कुछ प्रॉब्लमैटिक बयान। उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे वेयर दे वांटेड टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड द वर्ल्ड नोज द स्टैंड विच इंडिया टेक्स इज कि हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो हम दोनों मिलकर आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। तो दैट वाज समथिंग विच वाज डिस्टर्बिंग, बट देन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये स्टैंड्स जो हैं ये भी लिए जाते हैं ओवरटली दिखाने के लिए। पाकिस्तान के साथ में ईरान के संबंध जो हैं वो खास मधुर नहीं रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि ईरान माउंटेड अ मिसाइल अटैक ऑन बलूचिस्तान, सेइंग कि हमारे रिबल्स जो हैं वहाँ पर हैं, एंड पाकिस्तान रिटेलिएटेड। दे किल्ड 40 ऑड सिविलियंस इन ईरान, स्टेटिंग कि ये बलोच रिबल्स थे जिसको हमने टारगेट किया है। सो इनके रिलेशंस खराब हुए, एम्बेसडर्स वर कॉल्ड बैक, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दे वर एट द लोएस्ट एब। उसके बाद में गुड सेंस प्रिवेल्ड, they had their talks and the ambassadors, they were again posted back to their missions and they established diplomatic relations. आज की डेट में ईरान के पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसे हैं कि पाकिस्तान ये शो करता है कि ना तो हम अमेरिका के साथ में हैं, ना तो हम ईरान के साथ में, हम तटस्थ की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि पैसे पे बिकता है। आपको ध्यान होगा जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो अमेरिका ने जंप लगाकर उसको रोकने की कोशिश की। आपके साथ बैठे बैठे मेरा ध्यान उस तरफ गया कि भारत ने उसके प्रमुख एयर बेसिस पे हमला किया और यूएसए उन एयर बेसिस का इस्तेमाल करता था अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए, और उन्हीं बेसिस को वो यूज करता है ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए। तो क्या यूएसए का तिलमिलाना भारत के एक्शन के बाद में उसके ग्रेटर गेम फॉर ईरान को कहीं हिला तो नहीं रहा था? इसीलिए ट्रंप ने कूद कर बोला कि मैंने मध्यस्थता कर दी है, लड़ाई रोक दो। पाकिस्तान से बोला तू घुटने टेक दे, हार मान जा, क्योंकि ये तो सारे बेसिस खत्म कर रहे हैं। आज की तारीख में जितने बेसिस थे अमेरिका के पाकिस्तान में, उसमें एक एयरबेस जो है शमसी एयरबेस वो सेफ बचा है, जिससे कि यूएसए ड्रोन की फ्लाइट्स अंडरटेक कर सकता है ईरान के साथ ऑपरेशन में। बाकी एयर बेसेस आर वेरी मच क्वेश्चनेबल। सो द अमेरिकन मिलिट्री माइट अगेंस्ट ईरान हैज टेकन अ इनडायरेक्ट हिट बिकॉज ऑफ द इंडियन एक्शन ऑन पाकिस्तान। सो ये चीज़ भी कहीं चुभी होगी यूएसए को, और नेचुरली खरीद फरोख्त का टाइम है। उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया है। आसिम मुनीर अपना कटोरा लेके गए होंगे, कशगोल बोलते हैं जिसको वो, और यूएसए में जाएंगे, परेड वगैरह देखेंगे और वो कटोरा भरकर वापस लेकर आएंगे, और एक तरीके से अच्छा, उस कटोरा भरेगा आपको लगता है? कटोरा भरा जाएगा, और कटोरा भरने के बाद में उस कटोरे की मदद से ईरान को बेच दिया जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो ईरान का दांव खेल के अमेरिका को खुश करने की कोशिश करेगा चंद डॉलरों की खातिर। तो ये देखने वाली बात है कि ईरान इस चीज़ को कैसे लेगा। अच्छा, बट एक चीज़ जिसमें मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, जैसे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट किया तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि हमारा ईरान से अच्छा रिलेशन है और इसराइल से भी अच्छा रिलेशन है, तो हम कैसे अपने आप को फेज आउट करेंगे? देखिए, भारत जब अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो भारत किसी भी देश पर आक्षेप नहीं लगाता। आपको ध्यान होगा जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो हुआ था, उसमें हमने यूक्रेन से तो हमारे संबंध भी उतने खास नहीं थे। फिर भी यूक्रेन हमने तो हमने वेपन किसी पर भी दोषारोपण नहीं किया था। फिर भी हमने दोनों देशों को बोला था कि युद्ध जो है वो कोई हल नहीं होता। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे। जब वो पुतिन से मिले थे उनसे भी यही शब्द थे, जब जेलेंस्की से मिले उनसे भी यही शब्द थे। तो भारत बड़े सोच समझकर अपने दांव खेलता है और अपनी बात को इस पटल पर रखता है। तो कदाचित यदि, मैं कह रहा हूँ यदि ऐसा होता है
तो भारत फिर वही रुख अपनाएगा और फिर बताएगा कि युद्ध जो है वो किसी भी सूरत में कोई हल नहीं हो सकता और सबको रेस्ट्रेन करना चाहिए। शायद हमारे जो एम्बेसडर्स इन दोनों देशों में हैं, ये चीज़ें जो हैं वो अपने-अपने फॉरेन मिनिस्ट्री तक उनकी पहुंचा भी रहे होंगे कि ये भारत का रुख है। बट काउंटर इंटुइटिवली प्राइम मिनिस्टर की जब ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पहली स्पीच थी, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि युद्ध का दौर है नहीं, लेकिन अगर प्रवोक किया जाएगा, अगर टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे और इनोसेंट लोगों की जान जाती रहेगी, जी, तो युद्ध एक ऑप्शन तो बन जाएगा बन उस जाएगा। समय। देखिए, आपको ध्यान होगा जब 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर, वो टेररिस्ट वो अटैक था। टेररिस्ट अटैक था और भारत ने खुलकर इज़राइल का समर्थन किया था। कई देश जो हैं वो तटस्थ की भूमिका निभा रहे थे, परंतु भारत खुलकर उसके पक्ष में आया था कि टेररिस्ट के लिए कोई भारत की डिक्शनरी में माफ़ी या छोड़ देने वाला शब्द नहीं है। तो भारत ने अपना स्टैंड वहाँ पर क्लियर किया था। यहाँ पर 2 देशों की बात है, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। तो 2 बट जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, वो तो जी, नॉन स्टेट एक्टर्स जी। ही हैं एक तरीके से। पर इस समय अगर युद्ध होता है तो प्रॉक्सीज पीछे छूट जाएंगे, ईरान और इज़राइल आमने-सामने होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर भारत फिर से वही भूमिका निभाएगा कि भाई इस युद्ध को रोक दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मेरा मानना है। खैर, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। यूएस ने एक बहुत बड़ी डील ब्रेक करने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में। जी, उस वो अपने फाइनल स्टेजेस में थी, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि वो डील ब्रेक होने ही वाली थी। उसके कुछ दिनों में ही जो अक्टूबर 7th अटैक्स हैं हमास के द्वारा, वो हुए। तो ये कौन-सा प्लेयर है मिडल ईस्ट में बैठ के जिसको शांति और पीस से इतनी दिक्कत हो रही है कि वो एक हार्मोनियस डील साइन नहीं होने दिया उसने? ये कौन से लोग हैं? जिस डील का आपने ज़िक्र किया है उसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं और यूएसए बड़ा भरसक प्रयास कर रहा था कि इज़राइल और अरब वर्ल्ड में शांति हो जाए। हो जाए। तो पहली डील जो हुई थी अब्राहम अकॉर्ड के तहत, वो हुई थी यूएई और इज़राइल के बीच में और ये डील हुई थी 13 अगस्त सन 2020 में और साइन हुई थी अगले महीने सितंबर में जाके साइन हुई। इसके बाद में 2 और देश आए जिन्होंने इस डील को साइन किया। मोरक्को, सूडान और बहरीन, जी, 3 देश। मोरक्को, सूडान और बहरीन। ये 3 देश आए जिन्होंने इस डील को और साइन किया। अब नेगोशिएशंस चल रहे थे सऊदी अरेबिया और इज़राइल के। हुँ, उस डील में भारत का इंटरेस्ट ये था कि हमारा जो प्रपोज़ आईमेक कॉरिडोर था, हाँ। वो इन दोनों देशों के बीच में से होके जाता है। तो हमारी निगाहें इस डील पर लगी हुई थी और अनफॉर्च्युनेटली स्पॉइलर के रूप में इनडायरेक्टली ईरान आता है और हमास के रूप में अटैक होता है इज़राइल के ऊपर। अब सऊदी अरेबिया के पास में वो जगह नहीं थी, वो मौका नहीं था कि वो इस डील में आगे बढ़ सके, जब इज़राइल उसके खिलाफ में रिटेलिएट कर रहा था। तो ये डील जो थी वो बैक बर्नर पर चली गई। ये भी हो सकता है कि ये अटैक इज़राइल पे इसलिए करवाया गया कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड साइन करके कहीं ऐसा ना हो कि एक्सेस ऑफ पावर जो है वो चेंज हो जाए हुँ, और इज़राइल के साथ मिलकर ये बाकी मुस्लिम उम्मा जो है वो शियास को पीछे छोड़ दे और उस एरिया पर जो डोमिनेंस ईरान चाह रहा था अपनी, वो ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है कि ईरान ने इस वजह से ही ये अटैक वहाँ पर करवाया हो कि इस डील को वहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो इस डील के ख़त्म होने पर यूएसए की साख भी निर्भर करती है। हुँ। तो ईरान ने ये एक्शन लेकर कई लोगों को एंटागनाइज किया है। थोड़ी चोट तो हमें भी लगी है उसकी, आईमैक कॉरिडोर की। जी, बट हम तो सेल्फ रिलायंट नेशन है बहुत टर्म्स में, जी, जी, झेल लेंगे। जी, अ, मैं आपका ध्यान थोड़ा ऑपरेशनल डिटेल्स पे फिर लेके आना चाहूँगा, गिवन आपका एक्सपीरियंस इतना है मिलिट्री में। अब हमारी भारतीय सेना बहुत रिस्ट्रेन ऑफर करती है अपने ऑपरेशंस में। मतलब कभी ऐसा ना तो प्लान किया गया ना एग्जीक्यूट हुआ कि भारतीय सेना ने किसी एक भी सिविलियन को मारने की कोशिश की हो। जो भी हमारे अटैक्स होते हैं या तो इस बार मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुए या तो टेररिस्ट कैंप्स पे होते हैं।
आई बिलीव इसराइल का भी वही स्टांस है। वो भी टारगेट करना चाहते हैं टेररिस्ट कैंप्स को या जी फिर उनके आउटलेट्स जी को। जी जी बट चूंकि ये हमास की प्लेइंग स्टाइल ऐसी हो गई है, जो कि इनफैक्ट इस पर पाकिस्तान ने भी कॉपी की, जी क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा था तो प्लेन अपने स्पेस में उड़ा रहा था सिविलियन। इसराइल हमास ये टैक्टिक्स हमेशा से यूज़ करता रहा है। उसने जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था, हॉस्पिटल के नीचे, स्कूल्स के नीचे ऐसे कैंप्स और आउटलेट्स, टनल्स बना रखे हैं। इसराइल की दुनिया में बड़ी किरकिरी इस बात पे होती है कि वो स्कूल्स पे और हॉस्पिटल्स पे अटैक करता है, हाँ। अटैक करता है। बट मिलिटरली क्या वो ज़रूरी है? और ज़रूरी है तो क्या उस पॉइंट पे ही ज़रूरी है कि कहीं बाद में नहीं पकड़ा जा सकता उनको? मैं आपका एक टेक लेना चाहूँगा इस पर। देखिए, आपने इसराइल की बात की और सिविलियन कैजुअलिटीज़ की बात की। तो इसराइल ने अपना सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक जो था, वो 7 अक्टूबर 2023 को झेला था। पूरी इसराइल की जितनी भी पॉलिटी थी, उनकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद थी और अन्य एजेंसीज़ के लीडर जो थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया कि इस अटैक के पीछे इस्माइल हानिया का हाथ है और उसको हमने ख़त्म करना है। There was a point when Ismail Haniyeh was on the crosshair of the Israelis. अगर उस समय इस्माइल हानिये को निकाला जाता तो उस समय ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। तो अगर उसको हम वो मारते तो भीड़ में सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ वहाँ पर होने का चांस था। तो इज़राइल ने इस्माइल हानिये को वहाँ पर नहीं निकाला बिकॉज दे डिडंट वांट एनी कोलैटरल डैमेज। उसको कहाँ निकाला? जब वो ईरान के राष्ट्रपति की फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गया था और गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, वहाँ पर जाके उसको निकाला है जिससे कि कोलैटरल डैमेज ना हो। सेम टेम्पलेट जो है वो भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है। जैसा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे जिक्र भी किया था कि हमने जो टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया वो रात के 1 बजे किया है। रात के 1 बजे ना तो मदरसे में कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा होगा, ना मस्जिद में नमाज अदा की जा रही होगी, ना बाजार में बच्चे और लेडीज़ घूम रहे होंगे। रात का 1 बजे का टाइम हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि वहाँ पर टेररिस्ट और केवल टेररिस्ट जो है वो ख़त्म हो, किसी भी सिविलियन को कोई क्षति ना पहुँचे। सो दैट इज़ द इथोस ऑफ द इंडियन आर्मी। और इज़राइल भी इसी चीज़ पर काम कर रहा था, लेकिन दोनों ऑपोजिशंस में एक कॉमनैलिटी है। हमास क्या करता है? हॉस्पिटल के नीचे अपने एम्यूनिशन डंप बनाता है, स्कूल्स के नीचे अपनी रिहाइशगाह बनाता है जहाँ पर उसकी कॉन्फ्रेंस हॉल और उसके अधिक फैसिलिटी होते हैं। पाकिस्तान जो है वो अपने गन पोजीशंस गांव के सेंटर में रखता है, जिससे कि अगर भारतीय सेना रिटेलिएट करती है तो सिविलियंस की कैजुअलिटी हो और दुनिया में हल्ला मच जाए कि हमने सिविलियंस को मार दिया। ऐसा कोई एग्जांपल इस पर आपको ध्यान? मेरे पास में वीडियोस आए हैं सोशल मीडिया पर फ्लोट करते हुए। पाकिस्तान के गांव वाले कंप्लेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है उसने यहाँ पर अपनी तोप लगा रखी है कि जिससे हिंदुस्तानी तोप जब फायर करेगी तो हमें नुकसान होगा। तो ये वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, फैल रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी की असलियत को बयान कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि इसराइल का जो स्टैंडर्ड है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का, और हमास का जो स्टैंडर्ड है वो चीप चीज़ें भेजता है इन होप कि भाई कुछ भी हिट करे वो हमारे पॉजिटिव ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जैसे कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था, जो ड्रोन स्वॉर्म अटैक्स हो रहे थे, हमने तो उसका एक इफेक्टिव तरीका निकाल लिया। जी क्या उस टाइप के, उस स्टैंडर्ड के इफेक्टिव सॉल्यूशंस, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं या बहुत महंगे हैं, बट वो अपना काम कर देते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशंस क्या इसराइल के पास मौजूद हैं? देखिए, इज़राइल का बहुत नामी गिरामी सुरक्षा आयरन प्रणाली थी आयरन डोम। तो आयरन डोम की एक लिमिटेशन थी कि इन्होंने क्या किया था कि 500 से 700 एक साथ रॉकेट्स फायर किए। अब आयरन डोम जो है जैसे कि हमारा S-400 है, देखिए वो आने वाले प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करेगा। वो इंटरसेप्ट करने का तरीका क्या होता है? वो हार्ड हिट करता है, यानी यहाँ से एक मिसाइल छोड़ेगा और उस मिसाइल को जाके अटैक करेगा। तो होता क्या है कि जब अगर आने वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यानी 100 रुपये का अगर वो प्रोजेक्टाइल आ रहा है
तो ये लाख रुपए का मिसाइल क्यों छोड़े? हाँ। तो ये उसको कैलकुलेट करके उसको जाने देगा। तो क्या होता है कि आपका आयरन डोम जो है वो इम्प्रेग्नेबल नहीं रहा। हम्म, तो इसलिए हमास को ये थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता था या इज़राइल के लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता था सुरक्षा। हमने अपना मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया और जो कमियां हमें आयरन डोम में नजर आई, हमने अपनी सुरक्षा प्रणाली में वो चाक रेक्टिफाई। चौबंद कर ली, रेक्टिफाई कर ली। तो हमारा सिस्टम जो है वो इस समय दुनिया रेप्लिकेट करना चाहती चाहती है। है, इंक्लूडिंग इसराइल। अच्छा, इन सबसे परे एक कल न्यूज़ थी जिसने अटेंशन सीख किया बहुत लोगों का। रशिया अपने बेस्टियन पी सिस्टम को उन कंट्रीज को प्रोजेक्ट कर रहा है या पिच कर रहा है जो ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड है। हम्म, क्या टेक है आपका? देखिए, रशिया भी हथियारों के बाजार में उतरना चाह रहा है, उतरा हुआ है। और हमारा जो ब्रह्मोस सिस्टम है, एक तरीके की जो मिसाइल प्रणाली है, जो देश उसको इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ ये सिस्टम जो है वो हो सकता है इफेक्टिव हो जाए। आई वोंट से इट इज इफेक्टिव, बट हम्म, हो सकता है वो इफेक्टिव हो जाए। तो वो कंट्रीज जो है जिनको डर है कि उनके खिलाफ ऐसे प्रक्षेपास्त्र चलेंगे, वो शायद इस सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मार्केट है, हर एक आदमी अपनी दुकान लगा सकता है। खरीदार में ताकत होनी चाहिए खरीदने की, और उसमें एक चाह होनी चाहिए खरीदने की। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाह हो और शक्ति ना हो, कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको हेल्दी कंपटीशन देखते हैं? हेल्दी कंपटीशन है, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। जी। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे कर्नल अंकल, पीओके कब वापस आ रहा है? पीओके कब वापस आ रहा है? पहली बात आपको करेक्ट करूंगा, इट इज नॉट पीओके, इट इज पीओजेके, सॉरी, पीओजेके। माय वेरी गुड। मिस्टेक। जी। सो जो भी दर्शक देख रहे हैं वो ध्यान रहे, इट इज नॉट पीओके, इट इज पीओजेके। कब वापस आएगा मैं इस समय बैठ के बता नहीं सकता। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद आए, हो सकता है 5 साल बाद आए, हो मेरे सकता लाइफ है। टाइम में आएगा? आपकी लाइफ टाइम में मुझे आता दिखाई दे रहा है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ टाइम में वो वहां से रिक्वेस्ट करके आएगा। हम्म। हमें अपने ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय भी नहीं करना पड़ेगा। वो वहां से झंडा बुलंद करके डिमांड करेंगे, प्रतीश जी, हम भारत के साथ में विलय चाहते हैं, हाँ। हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। कंडीशंस ऐसे बन रहे हैं, सिर्फ ये है कि वो आवाज़ें थोड़ी सी बुलंद होनी बाकी है, उनको दबाया जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आवाज़ें दबेंगी नहीं, बुलंद होकर बोलेंगी, और फिर पीओजेके का विलय भारत में स्वतः हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, ये पुराने हमारे चीफ ने कहा था कि पीओजेके हमें लेना नहीं है, पीओजेके हमारे पास आएगा। खुद आएगा। डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस पे डिफेंस बात की मिनिस्टर ने भी यही बात की थी। थी। हाँ। तो वेट एंड वॉच, पॉपकॉर्न साथ में रखिए, एंजॉय कैरमल, कीजिए। कैरमल पॉपकॉर्न। कैरमल पॉपकॉर्न एंजॉय कीजिए। इसी के साथ सेकंड एपिसोड को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे दर्शकों। बहुत अच्छा लगा आज। आप बताइएगा आपको क्या क्या जानने को मिला, क्या क्या रीडिंग्स थी और क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं कर्नल अंकल से। हम उन्हें पसंद करेंगे अगले एपिसोड में लेना। ऐसे ही बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सके तो करें। जय हिंद, जय भारत। एनी लास्ट वर्ड्स अंकल? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।